हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सेल या कोशिका कहते हैं, है ना। बायोलॉजी का वन लाइनर का हमारा सीरीज चल रहा है, फिजिक्स का वन लाइनर खत्म हो गया है और आज हम लोग बायोलॉजी के अगले चैप्टर में हैं, सेल में हैं। कल की वीडियो नहीं आ पाई, कारण था कि मान के आपको पता होना चाहिए कि पटना में बहुत तेज बारिश हुई है और जिस कारण से हर जगह जल जमाव है। कल शूट नहीं हो पाया, जिस कारण से वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लासेस के बारे में। देखिए, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहला जो समझने योग्य बात है वो है सेल के बारे में। सेल, है ना, इसी को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सेल वर्ड जो है ना, सेल वर्ड मतलब है कि आप समझिएगा कि जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखें, उसमें जिस तरह का कोष्ठ बना हुआ रहता है, इसी को सेल नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल। ये जो जगह है सेल, जैसे कि सेल का प्रयोग जेल में भी करता है। जेल में जो कोठरियां होती हैं, उन्हें भी सेल के नाम से ही जाना जाता है। दैट मीन्स जो सेल है, और सेल की खोज जो है सबसे पहले डेड सेल से हुई थी, कॉर्क के टुकड़े से हुई थी और उसमें खाली जगह देखा गया था, इसीलिए नाम पड़ा सेल। लेकिन आगे चल के लिविंग जो लाइव सेल्स होते हैं उसको देखा गया। पहले तो समझते हैं कि सेल क्या है। तो सेल जो है किसी भी लिविंग बींग्स का, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, सेल जो है उसका बेसिक यूनिट होता है। जिस तरह से मकान को बनाने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है वो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो सेल होती है। तो याद रखिएगा, सेल जो है सेल जो है हमारे बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। सेल जब डेवलप होता है, कई सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं तो वो आगे चल के टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू, जिसको कि हिंदी में ऊतक कहते हैं। सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब ऊतक। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलते चलेंगे तो समझ में ज्यादा बेहतर से आएगा। तो सबसे इनिशियल जो स्टेज है वो है हमारा सेल का, मतलब सबसे पहला एक सेल हुआ, उसके बाद सिमिलर सेल्स कई सारे मिले तो वो टिश्यू बने। जब कई सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। इन्हीं ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन्स के मिलने से, जैसे कि मान लेते हैं किडनी का और ब्लड का, ऐसे कई सारी चीजें जब मिलेंगी तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस ऑर्गन सिस्टम के मिलने से आप कहिए तो क्या बनता है? पूरी बॉडी बनती है। क्या बनती है? पूरी बॉडी बनती है, चाहे वो एनिमल का बने या ह्यूमन का बने। सब में ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल। ये सेल कई सारा मिला तो आगे चल के टिश्यू बना, जिसको ऊतक कहते हैं। उसके बाद कई सारे टिश्यूज मिले तो एक ऑर्गन बना, और कई सारे ऑर्गन्स मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बना, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिले तो वो जाकर एक बॉडी बना, है ना। बॉडी बना, उसके बाद पॉपुलेशन बना, उसके बाद पॉपुलेशन बना। इन सब चीजों के बारे में, ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टिश्यूज कैसे काम करती है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, चाहे प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, ह्यूमन टिश्यूज कैसे समझते हैं, ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। लेकिन जब डिटेल्ड वीडियो के साथ हम लोग चलेंगे तब इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। अभी बेसिकली मैंने बता दिया कि हमारे पास सेल है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेल है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल जो है वो हमारे पास दो तरह से हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। अब समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें कहते हैं वेल न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। प्रो मतलब प्रिमिटिव्स है, प्राथमिक जो होते हैं सेल्स, उनमें सेल के अंदर देखिएगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन क्या है, इसका
पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो हमारा सेल होता है, एक सेल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसका ब्रेन होता है। उसके पूरे बॉडी का जो वर्क है उसी न्यूक्लियस के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। तो आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें प्रिमिटिव्स जो सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक टाइप के, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। मेन यही चीजें होती है, विशेष और सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बस बेसिक हमें समझ लेना है। उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल भी फिर से दो डिवीजन होता है, दो टाइप के होते हैं। एक प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, दूसरा एनिमल सेल्स होता है। मतलब हमारे सेल्स और प्लांट्स के सेल्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम लोग जो वन लाइनर्स में चलेंगे उसकी बात करते हैं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर है, सबसे पहला वन लाइनर देखते हैं, कहता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है, कोशिका जो है जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। मैंने बताया ना कि सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी के फंक्शनल वर्क को करने के लिए और हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अगर हम देखें तो हमारे हाथ में भी जो स्किन है, जो हमारा मसल्स है, जो हमारा बोन्स है, सबके सब सेल्स से बने हुए। ये क्या कर रहा है, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है और आपके बॉडी के फंक्शन को, फंक्शनल यूनिट है ना। फंक्शन के लिए भी बेसिक यूनिट है और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी बेसिक यूनिट होता है कौन, तो सेल होता है। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आगे के पॉइंट में बात करेंगे तो कहता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। अब याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, तो कहता है इन्होंने डेड सेल देखा, डेड सेल देखा मतलब मृत कोशिका, जो मरी हुई कोशिका होती है उसको देखा उन्होंने। किसने, तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में जो है डेड सेल्स को देखा। डेड सेल्स में तो याद रखना है अपने को कि जो कॉर्क होता है, कॉर्क, कॉर्क मतलब वो जो शैंपेन के बॉटल में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके छिलके, उसके जो पेड़ होते हैं ना, उसके छिलके को देखा और देखने के बाद कॉर्क के टुकड़े को एनालिसिस जब उन्होंने किया तो वो डेड सेल्स था। वो कैसा सेल्स था, डेड सेल्स था। और उसमें सेल मतलब कोठरी, कोठरी टाइप की संरचना थी। कई जगह पर आपको कोठरी के अलावा जो है वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उस टाइप की संरचना के बारे में डिस्कस करेगा। तो याद रखिएगा सेल को कोठरी ही कहते हैं, है ना। जिस तरह से जेल में, जेल जो होता है जहां पर कैदियों को रखा जाता है वहां पर सेल्स होते हैं, वहां भी कहा जाता है सेल में बंद कर दिया, है ना। तो ये सेल मतलब एक कोठरी ही होता है। ऐसी संरचना देखिए, मृत कोशिका को देखिए, कॉर्क का टुकड़ा जो शैंपेन के बोतल में जो कॉर्क लगता है उसके टुकड़े को जब एनालिसिस किया, उसके छिलके को जब एनालिसिस किया तो उसमें डेड सेल्स मिला। किसने देखा सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा 1665 में। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। मैंने बताया अगर कोशिका की खोज की बात अगर की जाती है तो सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट हुक साहब की, लेकिन अगर जीवित कोशिका की अगर बात आएगी तो वहां पर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, कई जगह पर आपको वैन ल्यूवेनहॉक भी दिखेगा, याद रखिएगा वैन ल्यूवेनहॉक भी दिखेगा, कई जगह पर ल्यूवेनहॉक भी दिखता है। तो याद रखिएगा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक साहब ने सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की अवलोकन किया, जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया, मतलब ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स के बारे में सबसे पहले। उसके बाद एक नाम आता है, बहुत स्टैंडर्ड नेम है, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान साहब ने सबसे पहले जो है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया है, तो स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने क्या किया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें इन्होंने दो तथ्यों की बात की है कि एक ही सेल टाइप का होता है, वही डिवीजन होके जो है आगे और बृहत रूप लेता है। ये इन्होंने ही कहा था, स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने जो है उन्होंने क्या प्रपोज किया, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं तो कहता है रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है। कहते हैं कि हर सेल्स का निर्माण, हर चीज का निर्माण जो है पहले से मौजूद सेल से ही होता है। देखिए क्या कहता है, सभी कोशिकाएं
पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। मतलब अभी एक कोई नई कोशिका का अगर जन्म होता है तो जो पहले उपस्थित कोशिकाएं होती है उसी से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ही सेल डिवीजन, सेल में एक प्रॉपर्टी होता है, सेल क्या करता है, डिवाइड होकर दो नई संततियों के रूप में तैयार होता है। तो जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, बाकी नई दो संततियां जो है वो एक सेल है यहाँ पर, तो ये एक सेल टूटा, दो सेल बना, फिर ये एक सेल टूटा, ये दो सेल बना, है ना, और ये भी दो सेल में कन्वर्ट हो गया, है ना, फिर ये दो सेल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से जो है सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहता है ना। और लगभग जो है इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो सिमिलर होता है। तो वही चीज कहते हैं रुडोल्फ विर्चोव साहब ने कि सभी कोशिकाएं जो हैं, सभी कोशिकाएं, एवरी एग्जिस्टिंग सेल्स जो होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। मतलब पहले से जो मौजूद कोशिकाएं हैं उसी से ये उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट में बात करते हैं, सेल थ्योरी अप्लाइज फॉर टू ऑल लिविंग ऑर्गन्स। मतलब कोशिका सिद्धांत सभी जीवित जीवों पर लागू होता है। जितने भी जीवित लोग हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके सेल्स पर लागू होता है क्या, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अगले पॉइंट पे बात करें, प्रोकैरियोटिक इसी को प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, है ना। प्रोकैरियोटिक मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक टाइप का जो सेल होता है वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होते। ट्रू न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक होता है कि बस एवे ही न्यूक्लियस है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब उसमें सारी चीजें वैसी सारी चीजें नहीं है जो आपके ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस में है। तो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो प्रिमिटिव्स होते हैं, प्राथमिक होते हैं, उसमें की लैक होता है किसका, ट्रू न्यूक्लियस का लैक होता है, मतलब उसके केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक, वास्तविक केंद्रक जो है उसका अभाव होता है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना, प्रो न्यूक्लियस। और इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब सुपरिभाषित केंद्रक होते हैं, मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके केंद्रक जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं। इसको अच्छे से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले पॉइंट में बात करता है बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो और आर्किया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स, मतलब इन सेल्स, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अगले पॉइंट पर बात करें एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटिस्टा जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। मतलब पशु का जो सेल, एनिमल्स का जो सेल है, पौधा का जो सेल है, कवक का जो सेल है, प्रोटिस्ट का जो सेल है, इन सबके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए कहता है कोशिका झिल्ली। देखिए अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ये एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, सेल का जो बाहर वाला वॉल होता है एक सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कब कहते हैं, जब एनिमल सेल्स होगा, मतलब जीवों का जब सेल्स होगा तब हम कहेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अर्ध पारगम्य होता है, मतलब सेमी परमेबल होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि जैसे ऑस्मोसिस समझते हैं ना हम लोग, कि जो चीजें इसके अंदर जानी चाहिए वही जाएंगी, जो चीजें इसके अंदर है वो नहीं आए, बाहर आए, है ना, जो निकलना चाहिए, जो चीजें निकलनी चाहिए वही निकलेंगी, जो चीजें आनी चाहिए वही आएंगी, अननेसेसरी कोई भी चीज इसके अंदर नहीं आएगा। इस टाइप के जो सेल का जो बाहरी आवरण होता है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा गया, या कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल्स जो होता है बाहर में सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका
भित्ति, ये सेलुलोज का बना होता है। किसका है? सेलुलोज का बना होता है, जो ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस नेचर का होता है, जो जिस कारण से इसका एक प्रॉपर शेप मिलता है, इसको एक प्रॉपर शेप मिलता है। लेकिन अगर देखिएगा तो एनिमल सेल्स में एक कोई प्रॉपर शेप नहीं मिलता है, तो सेल वॉल के कारण जो है प्लांट सेल्स को एक शेप मिलता है। तो यहां पर क्या कहता है? कहता है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड मेड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है। क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो यहां पर कहता है फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फोलिपिड से बना होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कोशिका भित्ति। अभी मैंने बताया कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति पादप, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में मौजूद होती है। किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। तो कहता है कोशिका भित्ति पादप, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में मौजूद होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स में अवेलेबल होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, पौधों में कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जिस कारण से ये कठोर होती है और इसका एक प्रॉपर निश्चित शेप होता है। अगले पॉइंट पर बात करें, कहता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका का तरल भाग है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। तो याद रखिएगा, ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको कहते हैं सेल का पार्ट। सेल का पार्ट। ये जो सेल का पार्ट है वो तैरता है, अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ है। अंदर में क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य जो है, इसके अंदर क्या होता है? सेल के जो जितने भी पार्ट्स है ये तैरते रहते हैं, इधर उधर खिसकते रहते हैं। तो वही कह रहा है, कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका का तरल भाग है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। अगले पॉइंट पे बात करें, कहता है केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसमें डीएनए होता है। तो कोशिका का केंद्रक सेल, सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का जो पूरा का पूरा वर्क है, जो फंक्शन है, वो न्यूक्लियस से ही डिसाइड होता है। कहां से डिसाइड होता है? तो न्यूक्लियस से ही डिसाइड होता है, और न्यूक्लियस ही इसके पूरे के पूरे गतिविधियों को नियंत्रित भी करता है। और इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है ना? और याद रखिएगा, इसमें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम होता है ना? आगे चल के हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, जब डिटेल में चलेंगे। डीएनए होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते। कहता है नाभिकीय आवरण नाभिक को घेरे रहता है। न्यूक्लियर इन्वेलप सराउंड्स द न्यूक्लियस। अब देखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ एक लेयर होता है। इसको क्या कहा? न्यूक्लियस एनवेलप। मतलब कुछ नाभिकीय आवरण जो है, न्यूक्लियर इन्वेलप सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को घेरे हुए रहता है। अगले पॉइंट पे बात करें, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो होता है ये साइट है किसका? राइबोसोम के फॉर्मेशन का। किसका? राइबोसोम जो होता है उसके फॉर्मेशन का न्यूक्लियस जो है वो क्या है? साइट है। मतलब यहीं से इसका निर्माण होता है, निर्माण स्थल है। कहता है न्यूक्लियस राइबोसोम निर्माण का स्थल है। अगला पॉइंट बात करते हैं, कहता है क्रोमेटिन नाभिक में स्थित असंयोजित डीएनए है। याद रखिएगा कि जब ये सेल डिवीजन नहीं करना है, इसको जब इसको सेल डिवीजन में नहीं जाना है, मतलब सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, बराबर बराबर भागों में टूट जाता है, इक्विवेलेंट रहता है। वो कैसे होता है? डिफरेंट स्टेजेस में होता है, वो हम लोग बात करेंगे, है ना? जब हम लोग डिटेल वीडियो में चलेंगे तभी बस समझना है अपने को। इसमें याद रखिएगा, बहुतों ने पढ़ा भी होगा, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन वेव कहते हैं। क्रोमेटिन वेव कहते हैं। ये क्रोमेटिन वेव जो होता है वो असुलझा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है। लेकिन जब
सेल डिवीजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जब सेल डिवीजन की बात होती है और कि अब सेल को डिवाइड होना है, अलग-अलग नए सेल्स को जनरेट करना है, इस क्रम में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन जाल है ये सुलझता है। ये क्या होता है, सुलझता है, और यही सुलझने के बाद क्या बनता है, आपका डीएनए बन जाता है। वही चीज यहां पे कह रहा है, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन इज अनकॉइल्ड, अनकॉइल्ड अनकॉइल्ड डीएनए इन द न्यूक्लियस, है ना, मतलब स्थित और संयोजित डीएनए है। क्रोमेटिन ही क्या है, डीएनए है, जो कि बाद में सुलझ के डीएनए के फॉर्म में आ जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस, तो याद रखिएगा, हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वो श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। जो हम लोग के शरीर के अंदर एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, है ना, जो एरोबिक एनारोबिक श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसी कारण से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सेल के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण है वो जिस प्रकार से हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन से हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन से हो, वो सारा का सारा जो है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा गृह होता है, इसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं, तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने बताया अभी कि चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक, क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एन एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं इसको, वायवीय श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जब ये श्वसन करेगा, एनर्जी डेवलप करेगा इसमें, तो ये ऑब्वियस है कि इसको हम लोग पावर हाउस कहेंगे। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं, राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन। राइबोसोम जो है वो किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये कई बार पूछा जाता है कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, राइबोसोम कैन बी फ्री और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक देखिएगा, राइबोसोम जो होता है वो इस तरह का शेप होता है, इस तरह का नली टाइप का शेप होता है, इसके ऊपर जो है इस तरह का दाना रहता है, ठीक है। तो कहता है राइबोसोम स्वतंत्र हो सकते हैं या ईआर से जुड़े होते हैं, है ना। राइबोसोम जो है वो फ्री हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, और चाहे तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हो सकता है, मतलब उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, जो बाहर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, कहता है हैज राइबोसोम्स स्मूथ या डजंट, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब अगर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, इस तरफ का दाना अगर है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है, अगर नहीं है तो इसके ऊपर नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। अगले पॉइंट में, रफ ईआर में राइबोसोम होते हैं और स्मूथ में नहीं होते हैं। अगले पॉइंट में बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस लिपिड, लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड को संश्लेषित करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड बनाता है। अगले पॉइंट में, गोल्जी उपकरण प्रोटीन को संशोधित और पैकेज करता है। क्या करता है, गोल्जी apparatus जो है, अंग्रेजी में इसको गोल्जी apparatus कहते हैं, हिंदी में गोल्जी उपकरण कहते हैं। कहता है कि गोल्जी apparatus मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, क्या करता है, प्रोटीन को संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इसका पैकिंग भी करता है। अगले पॉइंट पे, लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम्स होते हैं। पाचक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्रॉपर याद रखिएगा कि ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब ये कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। ये लाइसोसोम जो होता है वो किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, अगर वो लाइसोसोम फटा, क्या नाम है, लाइसोसोम अगर वो फटा,
तो क्या करेगा, उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर निकलेंगे और पूरे सेल को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा गया, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा गया। अगले पॉइंट में आते हैं तो कहता है पेरोक्सीसोम हानिकारक पदार्थों का विष हरण करते हैं। क्या करते हैं, विष हरण करते हैं। पेरोक्सीसोम जो होते हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस का। अगले पॉइंट में बात करें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के दौरान धुरी तंतुओं, जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, धुरी तंतुओं को व्यवस्थित करता है। कौन करता है, तो सेंट्रोसोम जो है वो धुरी तंतुओं को, जो धुरी तंतु होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, उसको क्या करता है, व्यवस्थित ढंग से करता है। अगले पॉइंट में बात करें सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट इन प्लांट सेल्स। पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स जो है वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स उसमें नहीं होता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। क्या कहता है, तो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अगले पॉइंट में बात करें क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है यही पौधे के पत्तियों को रंग देने का कार्य करता है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल उसमें होता है, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल देखिएगा एक पैकेट होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके बंचेस बने होते हैं क्लोरोफिल्स के, है ना, एक लेयर होता है। कहता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो पादप का भोजन निर्माण करना ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है ना। इन द प्रेजेंट ऑफ सन, इन द प्रेजेंट ऑफ सन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। अगले पॉइंट पे बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड का भंडारण करते हैं, मतलब स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च और प्रोटीन और लिपिड, लिपिड जो होता है इसका स्टोर करता है, इन चीजों को स्टोर करता है। तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या कर रहा है, लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, तो ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं तो कहता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग देता है। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट किसको रंग देगा, पत्तियों को रंग देगा, हरा रंग देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है फूलों और फलों को रंग देता है। अलग अलग फलों का अलग अलग रंग होते हैं, है ना, और अलग अलग फूलों के भी अलग अलग रंग होते हैं। तो कौन रंग दे रहा है, कौन कारण है, तो याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फूलों और फलों को रंग देते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें रिक्तिकाएं, वैकुलस स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। रिक्तिकाएं जल और पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं। तो याद रखिएगा प्लांट सेल्स में एक खाली स्थान होता है वैकुलस जिसको कहते हैं या रिक्तिकाएं कहते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं और जो जल होता है उसका क्या कहते हैं, उसको रखता है, उसको भंडारण करता है, स्टोर करता है। अगले पॉइंट पे बात करें जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती है। जंतु कोशिका जो एनिमल सेल्स होते हैं बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्लांट सेल्स में रिक्तिकाएं होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। कई जगह आपको मिलेगा, लेकिन अगर सही से अगर स्टडी किया जाए तो कह सकता है कि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी रिक्तिकाएं होती है, मतलब बहुत स्मॉल वैकुलस होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो इसके बीच में ही बहुत बड़ा जो है केंद्र में ही एक रिक्तिका होता है, वैकुलस होता है, सेंट्रल में ही एक आपका क्या होता है, वैकुलस होता है, रिक्तिकाएं होती है। अगले पॉइंट पे बात करें कोशिका कंकाल कोशिका, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। याद रखिएगा जो कोशिका कंकाल, कंकाल कोशिका, कोशिका या कंकाल कोशिका बात करते हैं, कंकाल कोशिका को आकार और सहारा प्रदान करती है। याद रखिएगा कोशिका कंकाल जो है कोशिका को क्या करता है, कोशिका कंकाल, यहाँ कोमा होगा, याद रखिएगा कोशिका कंकाल कोशिका को आकार और सहारा प्रदान करती है। मतलब जो आपका यहाँ अगर हम बात करें कि हमारा जो बॉडी है उस बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, हमारे बॉडी को शेप कौन दे रहा है, वो अभी अगर ऐसे खड़े हैं हम लोग, है ना, तो किस कारण से खड़े हैं, या बैठे हैं तो किस कारण से बैठ पाते हैं। अगर एक हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, शेप है, तो किस कारण से, तो स्केलेटन के कारण है, हड्डियों के कारण है ना, हमारा अस्थि तंत्र के कारण है।
तो अस्थि तंत्र जो कोशिका का शेप देगा वो कौन देगा? कोशिका कंकाल जो है कोशिका को आकार और सहारा प्रदान करती है, वो इधर उधर नहीं भागे। अगले पॉइंट पे, सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका विभाजन और परिवहन में शामिल होती है। कहता है माइक्रोट्यूबल्स जो है आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, किसमें? कोशिका विभाजन में, एंड ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन में काम करता है। अगले पॉइंट पे बात करें, सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका गति में सहायता करते हैं। जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, क्या करते हैं? सेल के मूवमेंट्स, जो सेल मूवमेंट करता है उसमें सहायता करते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, सेल साइज इज लिमिटेड बाय सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। कहता है कोशिका का आकार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात द्वारा सीमित होता है। कोशिका का जो साइज है वो किसके द्वारा सीमित होता है? तो याद रखिएगा, सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम रेशियो से ये निश्चित होता है कोशिका का आकार। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है कोशिका वृद्धि, मरम्मत या प्रजनन के लिए विभाजन होती है ना? तो सेल जो है वो डिवाइड करता है, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करता है और रिप्रोड्यूस करता है ना? सेल डिवीजन क्यों होता है? तो याद रखिएगा, रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और दूसरी चीज क्या? रिप्रोडक्ट होने के लिए, मतलब कि उसमें विभाजन होता है प्रजनन करने के लिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स समसूत्री विभाजन। अब देखिए समसूत्री होता है, तो समसूत्री यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो समसूत्री, मतलब इसके जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बराबर बराबर डिवाइड होकर चले जाते हैं। कहता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। मतलब पहले क्या कह रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रोसेस से विभाजन कर सकती है। अर्धसूत्री मतलब आधा आधा सूत्र चला जाता है, इसमें समसूत्री में दोनों में बराबर बराबर हो जाता है। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं द्विविभाजन द्वारा विभाजित होती है। किसके द्वारा विभाजित होती है? द्विविभाजन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, मतलब एक जो सेल होगा वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कहा गया द्विविभाजन द्वारा विभाजित होती है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्राही और वाहक के रूप में कार्य करती है ना? सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक्ट्स प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट्स एज रेस्पिरेटर एंड ट्रांसपोर्टर, है ना? वाहक और ग्राही मतलब बाहर निकालने में भी और ग्रहण करने में भी काम आता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल हिंदी में अर्धपारगम्य कहते हैं, मतलब जो जरूरत की चीजें उसको बाहर भी भेज सकता है, मतलब जो वेस्ट होगा उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देगा, और जो यूज की चीजें होंगी जैसे जल वगैरह यूज की चीजें होंगी तो वो सेल मेम्ब्रेन से ग्रहण भी करेगा। ग्राही भी है और वाहक भी है। अगले पॉइंट पे याद रखिएगा, वाहक में ये गैसेस का भी आदान प्रदान कर लेता है, वेस्ट का भी आदान प्रदान करता है, ग्रहण करने में ये कई सारे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर सकता है, जल को भी ग्रहण करता है। कहता है फ्लूइड मोजाइक मोल्ड एक्सप्लेन्स सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। द्रव मोजाइक मॉडल कोशिका झिल्ली संरचना की व्याख्या करता है। द्रव मोजाइक मॉडल किसका व्याख्या करता है? याद रखिएगा, कोशिका की जो झिल्ली होती है उसकी संरचना का व्याख्या कौन करता है? द्रव मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो कोशिका झिल्ली संरचना का व्याख्या करता है। अगले पॉइंट पे बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाओं को जोड़ता है। पादप कोशिकाएं जो एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है उसको कनेक्ट कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। अगले पॉइंट पे बात करें, जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु टिश्यूज, जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज में कोशिकाओं को सघन संधियां सील करती हैं। टाइट जंक्शन सील सेल इन एनिमल टिश्यूज। देखिए समझिएगा बात को, एक सेल दूसरे सेल से लॉक होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ता है। कहता है टाइट जंक्शन सील करता है किसको? सेल को। किसमें? एनिमल टिश्यूज। टाइट जंक्शन सेल जो है वो सेल को जोड़ता है किसमें? एनिमल टिश्यूज में जोड़ता है। अगले पॉइंट पे बात करें, डेस्मोसोम यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। डेस्मोसोम जो है वो क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए काम किसका है? डेस्मोसोम का काम।
अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है गैप जंक्शन अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। गैप जंक्शन जो होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। कोशिकाओं के बीच जो है कम्युनिकेशन के लिए वो कौन करता है काम, तो गैप जंक्शन जो है, अंतराल संधियां जो है कोशिकाओं के बीच संचार की अनुमति देता है। यही संचार करवाता है, कम्युनिकेशन बढ़ाता है दो सेलों के बीच, दो कोशिकाओं के बीच। इंडोसाइटोसिस इज इनटेक ऑफ मटेरियल इनटू द सेल। इंडोसाइटोसिस जो होता है वो कोशिका में पदार्थ का अंतर्ग्रहण है। इंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सेल्स क्या करता है, इनटेक करता है, इनहेल करता है ना, इनटेक करता है या इनहेल करता है, ग्रहण करता है किसको, कोशिका में पदार्थ का ग्रहण, मटेरियल्स का अंतर्ग्रहण होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, ज्यादा स्लाइड्स नहीं है इसमें। अब देखिए, इंडियो मतलब अंदर लेना। अब एक्सोसाइटोसिस जो होता है, एक्सोसाइटोसिस जो होता है इज अ रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। इंडोसाइटोसिस, जब इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि अंदर की ओर ग्रहण करेगा। सेल मेम्ब्रेन है ना चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमेबल है। अब सेमी परमेबल कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो प्रोसेस होगा ना। तो जो प्रोसेस से अंदर आता है उसको इंडोसाइटोसिस बोल दिया, और जो अंदर से बाहर जा रहा है एक्सोसाइटोसिस बोल दिया, एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। एक्सोसाइटोसिस क्या है, कोशिका से पदार्थ का हटना, जो अनवांटेड चीजें हैं जो कोशिका को नहीं चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, मतलब उसको बाहर निकालेगा। अगला पॉइंट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कोशिका भक्षण है, क्या है, सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस जो है कोशिका भक्षण है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल का जो आपको फैगोसाइटोसिस जो है कोशिका का भक्षण है, कोशिका खाएगा यहां पर। और पिनोसाइटोसिस क्या है, कोशिका का द्रव ग्रहण करना है, भक्षण नहीं कहिए, द्रव ग्रहण करना कहिए, है ना। मतलब ये लिक्विड ग्रहण करेगा, लिक्विड लेगा यहां पर, तो पिनोसाइटोसिस कहेंगे। अगर सॉलिड ले रहा है मतलब कुछ खा रहा है तो फेगोसाइटोसिस कहेंगे उसको। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कोशिकाएं सूक्ष्म होती है, कोशिकाएं कैसी होती है, सूक्ष्म होती है। उन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता है, मैक्रोस्कोप। कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, मैक्रो लेवल पर होती है, मैक्रो में उसकी साइज होती है जो कि नंगे आंखों से नहीं दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, किसको देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, लाइट माइक्रोस्कोप शोज बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना ही दिखाता है। प्रकाश दूरदर्शी जो है वो सेल की जो है सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता है, कौन, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो अंति संरचना, मतलब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखना है तो कौन सा यूज करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा सेल्स को देखना, हम नंगी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते, सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो बस सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन हम अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, तो हम सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसके डेफिनेशन तक को देख सकते हैं, उसके हर एक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कोशिका विभेदन से विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। कहता है कोशिका डेफरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। कोशिका के डेफरेशन से, मतलब विभेदन से क्या होता है, विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, एक कोश के यूनिसेल्युलर जीव एक ही कोशिका में सभी जीवन का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टी सेल्युलर। हम लोग क्या है, मल्टी सेल्युलर है, जो कि कई सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, मिलियंस, बिलियंस और या ट्रिलियंस, कुछ भी कही, इससे हायर लेवल के नंबर्स में हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, जो एक से अधिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जातियां होती हैं, वो क्या होती हैं, मल्टी सेल्युलर होती हैं। लेकिन जब एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेल्युलर कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ही सेल से जनन भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, मतलब हर तरह का कार्य जो है वो सिर्फ एक सेल से परफॉर्म करता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन, जितने भी लाइफ के फंक्शंस होते हैं, खाना, पीना, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
या आपका रेस्पिरेशन, हर लाइफ का फंक्शन जो है एक ही सेल से परफॉर्म कर लेता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, हाँ, बताया मैंने कि एक यूनिसेल्युलर होता है, दूसरा मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर तो एक ही सेल से कर लेता है सारा काम, लेकिन मल्टीसेल्युलर सेल्युलर में अगर हम जाएंगे तो अलग-अलग फंक्शन को करने के लिए अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो कहता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल। किसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल है। जैसे कि हमारे आंखों के बनने के लिए अलग सेल्स है, हमारे बाल के बनने के लिए अलग सेल्स है, हमारे जो स्किन है उसके बनने के लिए अलग सेल्स है, हमारे मसल्स के बनने के लिए अलग सेल्स है, हमारा आंत बना है वो अलग सेल्स है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कार्य के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल्स हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू डिफरेंट सेल टाइप। स्टेम्स कोशिकाएं जो होती है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को में विकसित हो सकती है। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती है। अगले पॉइंट पे बात करें, एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस क्रमादेशित कोशिका मृत्यु है ना। जो एपोप्टोसिस है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। प्रोग्राम्ड क्या होता है? सेल डेथ होता है, मतलब प्रोग्राम करके एक विशेष सुनियोजित तरीके से जो सेल डेथ होता है वो होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये आखिरी स्लाइड है हमारा, है ना। इसमें हम लोग समझते हैं क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो हमारा सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, जिसका कारण कठोर होती है। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अगले पॉइंट पे बात करें तो एक शब्द जो हमारे सिस्टम में अधिकतम संख्या में एटीपी, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। तो किस से उत्पन्न होती है, किस वर्क से उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल से। किससे उत्पन्न होती है? क्रेब साइकिल से जो है हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और निर्माण होता है। तो मेरे ख्याल से जो वन लाइनर है सेल्स का समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो को अपना प्यार दिया है उसी प्रकार इस वीडियो को भी अपना प्यार देंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको भी पहुंचाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।